देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इलेक्टोरल बोर्ड में इतना पैसा एसबीआई के पास में जमा हो गया और विदेशी फंडिंग भी इसमें है। पाकिस्तान के लोग भी फंड कर रहे हैं। आप बताइए कि कोविड जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो भी चंदा दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री फंड को उसका पैसा कब सामने आएगा? मुझे लगता है कि चंचूड़ साहब मुझे सुनेंगे और एसबीआई से उसका भी डाटा मांगेंगे, क्योंकि जिस दिन उसका डाटा आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कंधे के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे राहुल गांधी, आप ही का इंतजार है। इंतज़ार है, इंतज़ार कर तो रहे हैं लोग, लेकिन इसके पहले जो तमाम ऐसी बातें हो रही है कि इस बार बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। की बात हो रही है। देखिए, बीजेपी शुरू से ये बात कहती आई है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। और आप भी पत्रकार महोदय बहुत काबिल पत्रकार हैं, और आप जानते भी हैं कि बीजेपी के जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी सांसद हैं, सब कांग्रेसी या अन्य पार्टियों के हैं। अगर वो रातों रात बदल गए तो बीजेपी का क्या होगा? दिन में भी चिराग लेकर ढूंढोगे ना साहब, तो आपको दिन में भी भारतीय जनता पार्टी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। इंडिया अलायंस कहती है बहुत मजबूत हो चुकी है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ तो टूट फूट मची हुई है, उनके पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मायावती जी नहीं है साथ में। देखिए, नाविक की धैर्य परीक्षा किया जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो डरपोक लोग थे वो संघ में गए। तो डरपोक लोग जो हैं साहब, वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अभी तो राहुल गांधी जी ने जल्दी में ही ट्वीट किया कि लोग सोनिया जी से मिलते हैं, हमारी माता जी से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए डर के हमारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब बताइए कि इतना डर लोगों के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो डर के हमारे बीजेपी में शामिल हो जाता है। अगर अनुराग ओझा भी डर जाता है, जब अनुराग ओझा के ऊपर मुकदमा किया गया था, अनुराग ओझा भी डर जाता, तो अनुराग ओझा भी आज मोदी जी का चरण चमुकम कर रहा था, मोदी 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 के नारे लगा रहा होता। तो फिर मायावती को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस क्यों नहीं कुछ सोचती है? देखिए, मायावती जी का जो रुझान, मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मायावती जी खुद खेमे में नहीं आना चाहती हैं। सोनिया जी से बीच में मिली भी थी, और उनको, मुझे लगता है कि उनको आना भी चाहिए। इंडिया अलायंस और भी मजबूत होगा, और उत्तर प्रदेश में अभी भी आ सकती हैं वो, उनका कांग्रेस पार्टी भी स्वागत ही करेगी, क्योंकि दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिल्कुल, दलितों का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन मायावती जी जब मानेंगी तभी ना होगा भाई। अनुराग ओझा के कहने पर तो मायावती जी आएंगी नहीं। मायावती जी खुद एक सुलझी हुई नेता है। आपने अभी कहा जो सोनिया गांधी से मायावती मिली हुई थी, बातचीत हुई, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी चुनाव तो अभी भैया पूरी सीट बटी नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर सोनिया जी से मुलाकात उनकी हुई ही है, और उससे पहले अगर आती हैं तो उनका वेलकम है। अच्छा, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी की बातों को एक्चुअली बीजेपी लोग उतने सीरियस लेते नहीं। मैं मोदी जी की किसी बातों का सीरियस नहीं लेता हूं, और आप जैसे पत्रकारों की बातों का भी मैं कोई सीरियस नहीं लेता हूं। अब राहुल गांधी जी की बात करें, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। 1 लाख रुपये अगर किसी गरीब महिला को मिल रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर युवा को 1 लाख मिल रहा है कॉलेज पूरा होते ही, तो आपको दिक्कत है। किसानों का अगर कर्जा माफ़ करने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है। बीजेपी वालों को दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी वालों को इसलिए दिक्कत है कि अगर किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, तो भाजपा का और अडानी जी का जो चंदा और धंधा की राजनीति चलती है वो बंद हो जाएगी। तो वही तो शक था ना आप लोगों को भाई कि अडानी और अंबानी का चंदा कहाँ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, किधर किसका नाम जिक्र आ रहा है? जिक्र तो और भी लोगों का आ रहा है, तो उस पर आप नहीं जाएंगे। अडानी अंबानी का कहाँ जिक्र है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी कुछ चेहरे हैं जो सामने खुलकर नहीं आए हैं। एसबीआई आपको लगता है कि पूरा आंकड़ा आ गया है? मुझे तो भाई अभी यकीन नहीं है। अभी इसमें कुछ ना कुछ % घोलमेल है। जब तक ये पूर्ण रूप से सामने नहीं आ जाता है तब तक आप इस तभी तो समय मांगा गया था कि जून तक का समय दीजिए। हम हाँ, मतलब एक चीज़ बताइए, इन्होंने पहले ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर ली थी कि 4 जून तक अपना हिसाब किताब रखेंगे, और इन्होंने क्या कहा था, जून के लास्ट तक हम पूरा डेटा देंगे। मतलब कि मोदी जी सोच रहे थे कि अडानी का और भी अगर कर्जा है तो पूरा पैसा निकाल के उनका माफ़ कर देंगे, और पूरा जितना पैसा है पूरा चुनाव में खर्च कर देंगे। अब बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं ने पेपर भरा था, पेपर लीक हो गया, क्या उनका पैसा वापस दे रही है वहाँ की सरकार? उत्तर प्रदेश और लखनऊ और इलाहाबाद का युवा डंडा खाने पर मजबूर है। अब बताइए, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही तमाम पदों को भरा जाएगा। अब बताइए, मोदी जी ने कितनी बार रोजगार का नाम लिया? मोदी जी ने कितनी बार महंगाई का नाम लिया? 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा करते थे, जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। आप बताइए, परिवार का तो नाम लेते हैं ना, परिवार में उनके कौन है? उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है, यानी आप भीड़ के परिवार हैं। अनुराग ओझा मोदी का परिवार नहीं है।
अनुराग ओझा नहीं, अनुराग ओझा देश का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया ही क्या है। यशोदाबेन के वो परिवार नहीं हो सके तो वो आपके पत्रकार महोदय, आपके परिवार वो नहीं हो सकते हैं। अभी आपने महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया, इस पर बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बोलती है कि फ्री की चीज़ें देने से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा बताइए, 80 करोड़ लोगों को राशन देने से अर्थव्यवस्था नहीं खराब होगी? 2000 रुपये जो किसानों को दे रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था नहीं खराब होगी? बोलिए। बीजेपी वाला करे, वो रबड़ी दे रहा है, पेड़ा अडानी जी को खिला रहा है और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि रबड़ी और पेड़ा दोनों जनता के पास पहुंचे, उससे आपको दिक्कत हो रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि भाई तीसरी बार यदि उनकी सरकार बन जाती है तो तीसरे नंबर पे अपना भारत आ जाएगा और इसलिए सबको वोट भी करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे कलंकित और सबसे झूठा प्रधानमंत्री हैं। अब उनके झूठ और तानाशाही पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, कहा जाता है कि पहली गलती माफ़ करी थे, दूसरी बर्दाश्त करी थे और तीसरी में उठा के बहा दी थे, मतलब बर्दाश्त करी थे। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता नहीं चाहती है, क्योंकि इस देश की महिला अगर वोट देने के लिए मोदी को राजी हैं तो ठीक है भैया, क्योंकि मणिपुर की महिलाएं हैं कितना खुश हैं और देश की महिलाएं कितना खुश हैं। महिलाएं जानबूझकर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देंगी। देश का युवा प्रधानमंत्री को अगर वोट देता है तो स्वयं से गद्दारी कर रहा है, क्योंकि कितना डंडे पड़ रहे हैं। देश की बेटियां, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? वास्तविक में उन्होंने क्या कहा था? देश की तमाम बहनें और तमाम बेटियां जानती हैं। देश का किसान देख लो साहब किस दिन कितना लाठी खा रहा है। आप बताइए कि 10-10 इंच के कीले किसानों के आगे गाड़ी जा रही है और कोई पाकिस्तानी नहीं है साहब, और उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाला जिसे पगड़ी बांध रखी थी उसको भी खालिस्तानी बोल दिया गया। बताइए इस सरकार में क्या हो रहा है? इस देश का अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो वो भी अपने आप से कहीं ना कहीं गद्दारी और अपने इस्लाम से गद्दारी कर रहा है। तो क्योंकि सुनिए भाई, आप इतनी बातें करते हैं, बीजेपी के बारे में बात करते हैं, तब वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा है? 400 पार बिल्कुल हो सकता है। अगर ईवीएम रहेगा तो ये 400 पार जाएंगे और 400 पार जाने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा। जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो अनुराग ओझा मना नहीं कर रहे हैं, उनको दीजिए और आपके संविधान को बदल दिया जाएगा और इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी। ऐसा क्या अपनी तो जैसे तैसे हम तो भाई ब्राह्मण हैं, हम सवर्ण समाज से आते हैं, अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी का होगा ये तो भैया वही लोग। अच्छा, ईवीएम का जिक्र आपने कर दिया और तमाम पूरे भारत के अंदर में जो ईवीएम के खिलाफ एक ऐसी मुहिम छिड़ी हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए कह दिया कि भाई 100% सुरक्षित है। देखिए, आप बात नहीं कर इलेक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ शायरी पढ़ रहा है और जुमला पढ़ रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट अब काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। आपने मेयर का चुनाव में देखा होगा, इतनी बड़ी धांधली अगर इतनी छोटे से चुनाव में हो सकती है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग कितनी बड़ी धांधली कर सकता है, ये बात पूछता है भारत। तो बैलेट पेपर से ही तो वहाँ पर चुनाव हुआ था और आप लोग ईवीएम। अब बताइए, बैलेट पेपर से धांधली ये कर रहे हैं और ईवीएम से कितनी बड़ी धांधली होती होगी? आप बताइए, ईवीएम से मैं पंजे का बटन दबा रहा हूँ भाई। मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी ही हमारा जो है ये तमाम। आपको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? आपको मोदी की गारंटी पर 4-5 पत्रकारों को विश्वास है? बोल दीजिए, आप विश्वास है? आपको विश्वास है या नहीं है? भैया आप बताइए, आपको विश्वास है मोदी की गारंटी पर? देखिए, हम तो इस तरह से आपको नहीं है, आपको है विश्वास? नहीं, आपको फाइनल हो गया, आपको विश्वास है मोदी जी पर? मैं बिल्कुल, अरे मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ, आप ही सवाल करेंगे। मोदी जी पर एक मिनट, आपका भी नंबर आएगा। आपको सवाल, आपको विश्वास है नहीं है? आपको विश्वास है नहीं है? आपको है भैया कि नहीं है? आपको भी नहीं है? आपको है कि नहीं है? अच्छा, आपको तो होगा ना। देश की जनता को छोड़िए, आपको विश्वास है नहीं? आप देश की जनता नहीं है, आप देश की जनता नहीं है, आप देश की जनता नहीं है। विश्वास करते हैं, तमाम लोग विश्वास कोई नहीं करता है, 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 मतलब कोई नहीं करता। सुनिए, अगर मोदी की गारंटी पर महिलाओं की सुनोगे, अगर मोदी जी के प्रति किसानों का वो होता कि किसान अगर उनकी गारंटी पर विश्वास कर रहा था तो मोदी जी किसानों की दुगनी कर दिए होते। अगर महिलाओं की मोदी जी बात करते तो महिलाओं को नंगा करके न घुमा देते। अगर युवा उन पर विश्वास करता तो युवाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का ना काम करते। आप बताइए, आप विश्वास करते हैं मोदी की नीतियों पर या नहीं करते? फिर मोदी की आधार पर फिर कह रहे 400 पार, वो तो लगातार जनता के दिल में हम बसे हुए हैं। मैं फिर आपा खो दूंगा, फिर मैं कुछ
और भी बोलने लगूंगा। आप पत्रकार हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए, आप मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करते हैं नहीं? देश तो कर रहे हैं ना। देश को छोड़िए, आप करते हैं कि नहीं? आप विदेश से हैं, सुनिए, आप पाकिस्तानी हैं, अनुराग ओझा मोदी जी पर विश्वास करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप बताइए। आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते? मोदी मैं प्रधानमंत्री मानता हूँ, लेकिन उनकी किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप बताइए उनकी गारंटी पर विश्वास करते हैं? आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी झूठा है भाई। अरे वो क्या विश्वगुरु बना रहे हैं? अच्छा, आप एक चीज बताइए, विश्वगुरु देश कब बनता है? जब देश में सबकी बात की जाए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की जाए। नारा दिया उन्होंने। नारा है, नारा लेकिन खोखला है। उस नारे का पार्थकीकरण कौन करता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए। हम नहीं कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। अब अटल बिहारी वाजपेयी के भी अनबनाों पर फानी फेरने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कहते थे किसानों की बात होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा पर जीएसटी, स्वास्थ्य पर जीएसटी, पानी पर जीएसटी, सवेरे उठो मंजन पर जीएसटी, रात में 100 पंखा चलाओ उस पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी लगा दिया है। फिल्म टैक्स फ्री कर रहे हैं, फिल्मों का टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कफन पे भी जीएसटी लगाने का काम कर रहे हैं। अब कफन पर जीएसटी लगाने वालों की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। और रही बात, आप बता दीजिए भाई, लास्ट बात है, आप नहीं करते हैं ना? अगर आप मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करते हैं तो आप मुझे 2 लाख रुपया उधार दे दीजिए। मोदी जी जिस दिन मुझे 15 लाख देंगे, मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। तो मतलब मोदी जी के, अमित शाह जी तो कह दिए थे ना, जो 15 लाख वाली बात जो जुमला थी वो तो अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, वो कह दें कि 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था, वो कह दें कि 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला था, वो कह दें नमामि गंगे भी जुमला था, वो कह दें महिला सशक्तिकरण भी जुमला था, वो कह दें किसानों की आय भी जुमला था। सब कुछ जुमला बोल देना। अरे अमित शाह जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, आपको अमित शाह पर भरोसा नहीं है, मोदी जी पर भरोसा नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी पर तो भरोसा होनी चाहिए आपको। स्मृति ईरानी है कहाँ भाई? फोन करो स्मृति ईरानी को। सिलेंडर का रेट महंगा हो गया है तो स्मृति ईरानी जी कहाँ गए? 10 रुपया बढ़ा था भैया मनमोहन जी की सरकार में। और क्या कह रही थी? सिलेंडर लेकर घूम रही थी। और मैं भाई दिन रात घूमता रहता हूँ चौराहे पर पैदल कि कहीं तो स्मृति ईरानी जी मुझे सिलेंडर लेकर मिले। ना स्मृति ईरानी मिलती है, ना उनका सिलेंडर मिलता है। अमेठी से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी को भगा दिए हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी भी भाग जाएंगी, काहे परेशान हो? 24 के बाद में पूरी भाजपा मंडल और आरएसएस की प्रयोगशाला इस देश से पूर्ण रूप से बर्खास्त हो जाएगी।